दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इन दिस पार्ट हम बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे काम में लेते हैं और हम बेसिकली फीडबैक भी पढ़ेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है फॉर गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट द बेस करंट इज 10 मिली एम्पियर, यानी कि यहाँ जो बेस रेजिस्टेंस है, यहाँ जो करंट होगा IB जो है दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर एंड द कलेक्टर करंट इज 5.2 मिली एम्पियर और IC जो है दैट इज 5.2 मिली एम्पियर। कैन दिस ट्रांजिस्टर सर्किट बी यूज्ड एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर? योर आंसर मस्ट बी सपोर्टेड विथ प्रॉपर कैलकुलेशन। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था AIPMT मेंस 2008 में। उस समय जब AIPMT होता था तो दैट वाज उसमें सॉल्यूशन लिखना पड़ता था। तो इसमें आपको दिया है कि एक ट्रांजिस्टर सर्किट है जिसमें बेस करंट और कलेक्टर करंट दिया है और आपसे पूछा है कि कैन दिस ट्रांजिस्टर सर्किट बी यूज्ड एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर की तरह यूज़ हो सकता है कि नहीं। अब आप ध्यान से सुनिए, जब हम एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो आपको पता है अगर हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ये N साइड, ये P साइड, ये N साइड, ठीक है। तो ये जो ये है एमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। तो एमीटर बेस जंक्शन को हम करते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और बेस कलेक्टर जंक्शन को हम करते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। देखिए P साइड है हाई पोटेंशियल, तो एमीटर बेस जो हो गया इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, और इसमें देखिए P साइड है लो पोटेंशियल पे, तो बेस कलेक्टर हो गया रिवर्स बायस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो आप चेक कर लीजिए, आपसे पूछा कैन दिस ट्रांजिस्टर सर्किट बी यूज्ड एज वोल्टेज एम्पलीफायर, तो चेक कर लीजिए कि एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है, होना चाहिए, और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एमीटर है, क्योंकि जिस एरो पे, जिस लाइन पे एरो है वो एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। अब देखिए एमीटर जो है वो कॉमन है, तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो अब क्या करिए, आप क्या करिए, इस सर्किट में आप लगाइए KVL, इस सर्किट में आप लगाइए KVL। तो जब हम KVL लगाते हैं तो देखिए जो VBE आएगा वो आता है 0.5 वोल्ट, और जो VCE आएगा, VCE ये वाला है, वो है 0.3 वोल्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बैटरी ज़्यादा पावरफुल है इस बैटरी से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करवाना है तो इस बैटरी का जो EMF होना चाहिए, जो V होना चाहिए, वो इससे कम होना चाहिए। पर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इस बैटरी का EMF इससे ज़्यादा आ रहा है, जैसे 0.5, ये देखिए VBE है और ये VCE है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है इससे, तो ये तो नहीं कर सकता, तो इट कांट बी यूज्ड एज एम्पलीफायर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर कैसे काम में लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे काम में लेते हैं। अगर आपको याद है तो हम ट्रांजिस्टर बनाते थे 3 टर्मिनल वाला, NPN, ये था एमीटर, ये था बेस, ये है कलेक्टर। तो देखिए अगर एमीटर, तो एक तो है बेस और एमीटर, और एक है बेस कलेक्टर। तो अगर आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि बेस एमीटर को अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करते हैं तो ये एम्पलीफायर होता था, ये एम्पलीफायर होता था। अगर हम बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, बेस कलेक्टर को भी फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्विच ऑन। अगर इसको हम रिवर्स बायस कर देते हैं, बेस एमीटर को और बेस कलेक्टर को भी रिवर्स बायस कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्विच ऑफ। तो अब इसी 2 कंडीशन को हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ लिए हैं, अब इस 2 कंडीशन को पढ़ेंगे। एक में क्या करेंगे, जो बेस एमीटर है उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे
और जो बेस कलेक्टर है उसको भी फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो स्विच ऑन कंडीशन पढ़ेंगे। एक में क्या करेंगे, जो बेस एमीटर है उसको रिवर्स बायस करेंगे और जो बेस कलेक्टर है उसको भी रिवर्स बायस करेंगे, तो स्विच ऑफ कंडीशन। तो इन दोनों को पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम पहले एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे। तो देखिए ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, ये बेस, ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें ये एमीटर साइड, ये बेस, ये कलेक्टर। तो हमने बेसिकली ट्रांजिस्टर ही जैसा बनाया है ना। इसमें देखिए यहाँ बेस रेजिस्टेंस है और यहाँ पे वीबी बैटरी लगाया है। जो बेस एमीटर की तरफ ड्रॉप है वीबी, यही जो इनपुट है, यही तो इनपुट है। और फिर यहाँ पे जो ड्रॉप है वीसी, ये आउटपुट है। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। तो देखिए कैसे केवीएल लगाएंगे। पहले हम इस लूप में केवीएल लगाते हैं। तो इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो देखिए ये जो वीबीबी का ड्रॉप है वो एक तो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे ड्रॉप आएगा, एक यहाँ पे ड्रॉप आएगा। तो वीबीबी का जो ड्रॉप है, एक IBRB प्लस VBE, तो इसका दो जगह ड्रॉप है। तो आप देखिए ये जो VBB है यही तो इनपुट है, यही तो इनपुट वोल्टेज है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Vin इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। VBB जो है यही इनपुट है, तो इसको हम इनपुट मान लेते हैं और इसका दो जगह ड्रॉप होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो IBRB प्लस VBE। अब हम इस लूप में लगाएंगे केवीएल। तो इस लूप में देखिए ये जो VCC का है, ये ड्रॉप, इस VCC का दो जगह ड्रॉप आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो VCC का एक ICRC प्लस VCE। अच्छा, अब आपको पता है यही आउटपुट है, यही आउटपुट वोल्टेज है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस आउटपुट वोल्टेज को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप क्या करिए, इसको इधर लेके आ जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए, या ऐसे करिए, इसको इधर लेके जाइए और इसको आउटपुट वोल्टेज लिख देते हैं। तो V आउटपुट, इसको ऐसे लिख रहे हैं V आउटपुट, और इसको इधर लेके जाएंगे तो VCC माइनस ICRC। ठीक है। अब ये तो हमने नॉर्मल ट्रांजिस्टर बना लिया था, नॉर्मल ट्रांजिस्टर बनाया था, है ना, एम्पलीफायर की तरह जो काम कर रहा था। अब यहाँ पे हम 3 केस डिस्कस करेंगे, स्विच की तरह काम करवाने के लिए यहाँ पे हम 3 केस डिस्कस करेंगे। तो देखिए केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1। केस नंबर फर्स्ट देखिए, ये जो हमने बाहर से VBB लगाया है, VBB, पहले हम क्या कर रहे हैं केस नंबर फर्स्ट में, इसका पोटेंशियल इस बेस एमीटर के तरफ का जो ड्रॉप है VBE उससे कम ले रहे हैं, तो लेस देन VBE ले रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए। जो बाहर से हमने बैटरी लगाया है VBB, इसका पोटेंशियल ट्रांजिस्टर के बेस एमीटर के तरफ जो ड्रॉप है VBE, जो कि फिक्स होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3, उससे हम कम ले रहे हैं। तो क्या होगा, फिर केस नंबर 2 हम बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस VBB को इससे बढ़ाएंगे। तो VBB को बेस एमीटर की तरफ जो ड्रॉप है उससे बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। और केस थर्ड में हम बात करेंगे कि VBB को इससे बढ़ाएंगे VCC से, तो VBB को VCC से बढ़ाएंगे। और इस 3 केस में हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कंप्लीट हो जाएगा इस 3 केस में। हम बात करने जा रहे हैं केस नंबर फर्स्ट में, जिसमें VBB जो है वो लेस देन VBE। अब ध्यान से सुनिए, ये जो ट्रांजिस्टर था इसमें आपने ऐसे बनाया था ट्रांजिस्टर को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये था NPN एमीटर, बेस, कलेक्टर, और देखिए यहाँ हमने बेस को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, और ये था VBB। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इनिशियल जो केस नंबर फर्स्ट है वो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो VBB है वो लेस देन है VBE से,
यानी कि ये बैटरी जो है वो इससे कम लगाया हमने। देखिए ये बैटरी क्या करता था, ये बैटरी क्या करता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, ठीक है, और ये बैटरी क्या करता था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता था, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता था तो इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में जाता था तो करंट का फ्लो होता था। अब देखिए इनिशियली जब VBB कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, इनिशियली क्या होगा कि एमीटर बेस के बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनेगा, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। तो ये VBE है। तो इनिशियली जब VBE से कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं लग पाएगा, इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं लग पाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस की तरफ जाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर के कारण इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को उधर जाने के लिए नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था VBB के कारण से। तो अगर VBE से कम है तो इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स ही नहीं रहेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा? कब? जब VBE से छोटा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि केस नंबर फर्स्ट में, हम केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे थे, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे थे जिसमें VBB वॉज लेस देन VBE। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो बेस और एमीटर का जो जंक्शन है, बेस एमीटर का जंक्शन है, ये रिवर्स बायस हो गया। क्यों? क्योंकि ये बैटरी का वोल्टेज यहाँ से कम है, अगर इसका वोल्टेज यहाँ से कम है तो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे उधर उसको इधर फोर्स लगेगा तो जा नहीं पाएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उधर कलेक्टर की तरफ, इसीलिए रिवर्स बायस हो गया। अब ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायस था, आपको पता था ना, एम्पलीफायर यूज़ करते थे इसको फॉरवर्ड बायस में, इसको रिवर्स बायस में, इसको हम रिवर्स कर दिए ये कंडीशन लगा के, ये ऑलरेडी रिवर्स था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो बेस कलेक्टर का जंक्शन है, बेस कलेक्टर का जंक्शन है वो ऑलरेडी रिवर्स बायस में था। तो देखिए दोनों रिवर्स बायस में, और हम बात कर रहे थे कि दोनों रिवर्स बायस में, तो ये कट ऑफ बुलाते हैं, इसको कट ऑफ बुलाते हैं या ऑफ स्विच बुलाते हैं, ऑफ स्विच बुलाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये कंडीशन है केस 1 में, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो पहले VBB के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जा रहा था डिप्लीशन लेयर को ओवरकम करके, डिप्लीशन बैरियर को ओवरकम करके, अब जब ये बैटरी का वोल्टेज कम है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी फ्लो जो है, मेजॉरिटी फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं जा पाएगा इधर से इधर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि IB जो है, ये करंट ये कम है इससे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा ही नहीं रहा है, तो IB 0 हो जाएगा। आपको पता है बीटा होता है IC अपॉन IB, तो IC को लिख सकते हैं बीटा इंटू IB, IB 0 है तो IC भी 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो आप इस इक्वेशन को देखिए, जब IC 0 है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आउटपुट जो है वो VCC के बराबर होगा, आउटपुट जो है वो VCC के बराबर होगा, और VCC को तो हमने कांस्टेंट रखा था। तो इनिशियल केस में क्या हो गया, जब ये बैटरी VBE से कम है तो IC 0 होने के कारण जो आउटपुट वोल्टेज है वो VCC के बराबर है, और VCC कांस्टेंट है, तो इनिशियली जो वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा केस 1 में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जब हमने इनपुट, ये इनपुट था, ये इनपुट था, तो इनपुट जब हम बहुत कम देते हैं तो आउटपुट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि अगर आउटपुट में से पहले हम कुछ ICRC माइनस कर रहे थे, पर अभी ICRC 0 है, तो क्या आउटपुट मैक्सिमम मिला? कब? जब हम इनपुट मिनिमम रखते हैं। तो क्या ये नॉट गेट जैसा है कि हम इनपुट मिनिमम दिए, आउटपुट मैक्सिमम निकला? नॉट गेट में भी तो ऐसा ही होता था, तो ये नॉट गेट जैसा बिहेव करता है। तो हम ग्राफ बनाते हैं
इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में। तो यहाँ देखिए ग्राफ हम बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो इनपुट हम दे रहे हैं VBB, ये है इनपुट, और आउटपुट मिल रहा है VCE। तो आउटपुट है VCE, ये है आपका आउटपुट, ठीक है। तो जब हमने इनिशियली जो इनपुट दिया था VBB वो मिनिमम था, इनिशियल था, देखिए मिनिमम है, तो हमें जो आउटपुट मिला वो मैक्सिमम था, और वो मैक्सिमम VCC के बराबर था, VCC के बराबर था, और ये कांस्टेंट था, ठीक है। तो जब हमने इनपुट दिया मिनिमम तो आउटपुट आया मैक्सिमम जो VCC के बराबर था। और इस वाले एरिया को हम क्या बुलाते थे? कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 क्या था कि अब हम इस VBB को बढ़ा रहे हैं और VBE से ग्रेटर कर देंगे। देखिए, तो अब जब ये बैटरी को आप बढ़ाइएगा तो जो बैरियर पोटेंशियल पहले मेजॉरिटी चार्ज को फ्लो होने नहीं दे रहा था, अब ये VBB क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो होगा। तो क्या ये फॉरवर्ड बायस हुआ? ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ, और इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी था रिवर्स बायस। तो देखिए ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, तो क्या ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा? तो हम केस 2 लिखते हैं। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं कि VBB को बढ़ा रहे हैं VBE से, ठीक है। तो जो बेस एमीटर जंक्शन हो गया वो अब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो होने लगा, बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर दिए, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो होगा, तो जंक्शन फॉर बेस एमीटर हो गया फॉरवर्ड बायस। और जो जंक्शन बेस कलेक्टर था वो पहले से है रिवर्स बायस। तो क्या ये एक्टिव मोड की तरह काम करेगा? तो ये एक्टिव मोड हो गया, और एक्टिव मोड मतलब ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो अब देखिए, जब आप VBB को बढ़ा रहे हैं VBE से, तो अब देखिए ये जो बेस करंट है IB, इस बैटरी के हायर पोटेंशियल के कारण IB बढ़ना स्टार्ट होगा। पहले देखिए यहाँ IB कम हो रहा था इस केस में, जब VBE लेस देन VBE से था तो IB 0 था, IC भी 0 था। अब IB बढ़ रहा है, और आपको पता है IC होता है बीटा इंटू IB। अब IB बढ़ रहा है तो IC भी बढ़ेगा, और अगर IC बढ़ेगा तो V0 जो होगा VCC में से कुछ माइनस होगा, तो V0 क्या होगा? डिक्रीज होगा। V0 क्या होगा? यानी कि आउटपुट, V0 मतलब आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज होगा। आउटपुट मतलब VCE क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। वापस सुनिए, जब आपने इसका पोटेंशियल इससे बढ़ा दिया तो ये बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो होगा, तो फॉरवर्ड बायस, बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर ऑलरेडी रिवर्स बायस था, इसको एक्टिव मोड बुलाते हैं, एम्पलीफायर जिसको बुलाते हैं। अब आप VBB बढ़ा रहे हैं तो IB बढ़ेगा, IB बढ़ने के कारण IC होता है बीटा इंटू IB, तो IB बढ़ा तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो ये वैल्यू कुछ होगा, ये वैल्यू इसमें से माइनस होगा, तो जो आउटपुट है वो वोल्टेज घटेगा, क्योंकि इनिशियली जब आप ये कंडीशन फॉलो कर रहे थे तो आउटपुट मैक्सिमम था VCC के बराबर। अब इस मैक्सिमम से कुछ माइनस हो रहा है, तो आउटपुट क्या करेगा? आउटपुट वोल्टेज जो है, जो VCE है, वो डिक्रीज करेगा। तो क्या इस आउटपुट से हम ये बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप है ग्राफ, तो ये क्या करेगा? लीनियरली डिक्रीज करेगा। अब देखिए ये है आउटपुट Y, इनपुट हमने क्या बनाया है? Y इज इक्वल टू MX प्लस C, तो ये स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, तो ये देखिए धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज करेगा आउटपुट वोल्टेज ऐसे डिक्रीज कर रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है इस इक्वेशन के थ्रू, और ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे
एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है एक्टिव मोड में, एक्टिव मोड में। सो जब आप इसको एक्टिव मोड में काम करवा रहे थे तो इस वीसीसी का जो पोटेंशियल था वो इससे ज़्यादा ले रहे थे ताकि जो बेस एमीटर है वो फॉरवर्ड बायस हो सके और बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस हो सके। क्यों? क्योंकि इस बैटरी का जो है मैक्सिमम ड्रॉप यहाँ पे जाएगा तो कुछ ही यहाँ बचेगा, और इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ अगर ड्रॉप भी होगा तो यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल जाएगा, तो यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो यानी बेस में कम कलेक्टर में ज़्यादा, तो पी साइड कम है एन साइड ज़्यादा है, तो इसलिए रिवर्स बायस था। लेकिन अब आप देखिए थर्ड केस में हम इस बैटरी को VBB को हम VCC से भी बढ़ा रहे हैं, तो यानी पहले एक्टिव मोड में था तो इसका वैल्यू ज़्यादा था इससे, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका वैल्यू इससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो देखिए जब इसका वैल्यू इससे ज़्यादा लेंगे तो पहले ये फॉरवर्ड बायस में था और इसका वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ये रिवर्स बायस में था। अब इसका वैल्यू कम लेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस था तो अब ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो थर्ड केस की बात करते हैं हम, तो थर्ड केस में क्या होगा कि जो जंक्शन था बेस एमीटर का वो तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है इस बैटरी के कारण। अब इस बैटरी के कारण पहले रिवर्स बायस था बेस कलेक्टर, लेकिन अब सिंस इसका वैल्यू हम इससे कम ले रहे हैं तो जो बेस कलेक्टर है वो भी अब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम बुलाएंगे ऑन स्विच, ऑन स्विच। सो अब आप देखिए, अब जब पहले आप इसको एक्टिव मोड में करवा रहे थे तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा क्यों ले रहे थे? इसका पोटेंशियल ज़्यादा इसलिए ले रहे थे ताकि, देखिए इसका पोटेंशियल ज़्यादा इसलिए ले रहे थे ताकि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा करके इसको खींच सके इधर कलेक्टर की तरफ। लेकिन अब आप इसका पोटेंशियल कम कर दिए इससे, तो इलेक्ट्रॉन अब उतना आसानी से नहीं अट्रैक्ट हो पाएगा और वो बेस पे जाकर के कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए बेस पे जाकर के कलेक्ट होना जा रहा था पर अभी भी अट्रैक्ट करेगा, कुछ तो बैटरी लिए हैं अभी भी अट्रैक्ट करेगा। तो अब आप देखिए जब इसका हम वैल्यू कम कर दिए तो उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो क्या हम बोल सकते हैं जो आईसी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, आईसी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आईसी कांस्टेंट हो गया तो अब आप देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। आईसी आरसी तो पहले से कांस्टेंट था, तो आईसी और आरसी ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आउटपुट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वीसीसी में से कुछ कांस्टेंट जाएगा तो डिक्रीज तो करेगा पर आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वीसीसी तो ऑलरेडी कांस्टेंट था और आईसी आरसी भी कांस्टेंट है, तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा कांस्टेंट में से कुछ डिक्रीज तो होगा पर वो कांस्टेंट रहेगा। सो जितना कांस्टेंट माइनस होना था उतना माइनस हो गया, लेकिन आउटपुट कांस्टेंट है, आउटपुट कांस्टेंट आया इस केस में, आउटपुट कांस्टेंट आया। और इस मोड को बुलाते हैं सैचुरेशन मोड। एक तो मिनिमम है क्योंकि वीसीसी मैक्सिमम था, मैक्सिमम में से कुछ माइनस हुआ है, तो एक तो ये मिनिमम होगा प्लस ये कांस्टेंट होगा। सो ग्राफ में इसको कैसे दिखाएंगे? ग्राफ में इसको ऐसे दिखाएंगे, देखिए एक तो मिनिमम है, मैक्सिमम था वीसीसी, ये मिनिमम है क्योंकि वीसीसी में से कुछ कांस्टेंट माइनस हुआ है, तो ये मिनिमम है प्लस कांस्टेंट था, तो इसको बुलाते हैं सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड। तो आप इस ग्राफ से भी देखिए, यहाँ पे इनपुट आपने मैक्सिमम दिया, इनपुट आपने मैक्सिमम दिया पर आपको आउटपुट कितना मिला? मिनिमम। आपको आउटपुट कितना मिला? मिनिमम। तो ये इनपुट आपने मैक्सिमम दिया, आउटपुट मिला मिनिमम, तो ये कैसा गेट की तरह काम कर रहा है। तो क्या हम बुला सकते हैं कि स्विच जो है, ट्रांजिस्टर जब स्विच की तरह काम करता है तो वो एज ए नॉट गेट की तरह काम करता है। तो इसको लिख लेते हैं कि स्विच एक्ट एज नॉट गेट। सो ये था ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, कंप्लीट डिटेल में हमने बात किया था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? मैच द फॉलोइंग कि ये रीजन कौन सा रीजन है? कट ऑफ रीजन। ये रीजन एम्पलीफायर रीजन है, ये रीजन सैचुरेशन मोड में है,
यानी ये कट ऑफ था, ये स्विच ऑन मोड है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। सो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक क्या है। मान लीजिए आपके पास एक एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर में हम कुछ देते हैं इनपुट सिग्नल, कुछ हमने दिया इनपुट वोल्टेज दिया, तो एम्पलीफायर क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में बढ़ाएगा। अगर अच्छा एम्पलीफायर है तो इनपुट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा देगा, तो ये है आउटपुट। अब फीडबैक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम आउटपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट हम इनपुट एम्पलीफायर के इनपुट में फीड करते हैं, तो इस प्रोसेस को बुलाते हैं फीडबैक। क्या हम कर रहे हैं कि आउटपुट का कुछ पार्ट जो है उसको हम आउटपुट का कुछ पार्ट उसको हम फीड कर रहे हैं इनपुट में, और जिस नेटवर्क के थ्रू करते हैं उसको बुलाते हैं फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक क्या है कि आउटपुट वोल्टेज जो है, जो एम्पलीफायर ने आउटपुट वोल्टेज को मॉडिफाई किया है, उसका कुछ पार्ट इनपुट सिग्नल में फीड करना इज नोन एज फीडबैक। और कितना फीडबैक दिया है, कितना फीडबैक हम इनपुट में दिए हैं, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फीडबैक भी दो तरीके का होता है, ध्यान से सुनिए। अगर जो इनपुट वोल्टेज है और जो फीडबैक हमने दिया है वो सेम फेज में है, फॉर एग्जांपल अगर इनपुट सिग्नल है ऐसे और हमने इसको फीडबैक आउटपुट से जो लेकर के दिए हैं वो भी इसी फेज में है, तो इसको बुलाते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या लिखेंगे कि इनपुट वोल्टेज एंड फीडबैक बोथ आर इन सेम फेज। और जो इनपुट वोल्टेज है और जो फीडबैक हमने दिया है वो अपोजिट फेज में है, तो ऐसे फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक बुलाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज एंड फीडबैक बोथ आर इन अपोजिट फेज, तो इसको बुलाते हैं नेगेटिव फीडबैक। और ध्यान रखिएगा नेगेटिव फीडबैक से ज़्यादा फायदा मिलता है हमें। और याद रखिएगा कि ये जो आपका नेगेटिव फीडबैक है ये क्या करता है, एम्पलीफायर में से उसके नॉइज और डिस्टोर्शन को रिड्यूस करता है। तो हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस नॉइज एंड डिस्टॉर्शन इन एन एम्पलीफायर। ये याद रखिएगा पॉइंट। अब नेगेटिव मतलब एक फॉर्मूला लिखते हैं फीडबैक के लिए जो सबके लिए सेम है। वो फॉर्मूला होता है AF = A/1 - बीटा A। ये फॉर्मूला होता है, सबके लिए सेम है। तो AF = A/1 - बीटा A। A क्या है? A होता है वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक से पहले जो एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन था वो होता है A। तो इसको लिखते हैं वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक। बीटा क्या होता है कि कितना परसेंटेज, देखिए फीडबैक नेटवर्क में कितना बेसिकली फीडबैक हुआ उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटपुट का 10%, आउटपुट का 20% उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा अगर हम पॉजिटिव फीडबैक के लिए लिख रहे हैं तो परसेंटेज में यानी बीटा अपॉन 100, 10% तो 10/100, और नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन 100। तो ये याद रखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। और यहाँ पे AF क्या है? AF है वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक।
अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ 9% नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक के बारे में बोल रहा है, इस 10, यानी वोल्टेज गेन एम्पलीफायर का दिया है 10। तो आपको फॉर्मूला पता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए एफ इजक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए। ठीक है, पहले तो आप बीटा देखिए, बीटा क्या होता है कि एम्पलीफायर फीडबैक कितना हुआ। तो देखिए 9% नेगेटिव फीडबैक, तो बीटा को क्या लिखेंगे, नेगेटिव फीडबैक है तो माइनस 9/100। ठीक है, अच्छा ए क्या होता था, ए होता था वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक। तो यही तो पूछा है, फाइंड आउट इट्स वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, विदाउट मतलब बिफोर। तो ए पूछा है और आपको वोल्टेज गेन एम्पलीफायर का ए एफ दिया है 10, तो यहाँ से फॉर्मूला, तो ए एफ आ गया 10, ए पूछा है तो ए एफ रखिए 10, ए पूछा है अपॉन 1 माइनस बीटा आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 9/100 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से आप ए सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है एन एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन ऑफ 20 विदाउट फीडबैक। What will be the output voltage if input signal of 3 volt is applied with 10% negative feedback? अच्छा, आपको नेगेटिव फीडबैक दिया है तो आपको पता है बीटा हो जाएगा माइनस 10/100। ठीक है, आपको फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता है फीडबैक का फॉर्मूला क्या होता है, ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए। ए क्या होता था, AF क्या होता था, वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक, वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक, और A होता था वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक, वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक। तो देखिए एन एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 20 विदाउट फीडबैक, मतलब ए का वैल्यू आपके पास है 20, तो ए का वैल्यू है 20। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज इफ इनपुट सिग्नल ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड, इनपुट सिग्नल ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड विथ 10% नेगेटिव फीडबैक। तो ए एफ निकालना है, ए है 20 अपॉन 1 माइनस बीटा है माइनस 10/100 इंटू ए है 20, तो यहाँ से ए एफ का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला ट्रांजिस्टर का लास्ट सेक्शन, एक फॉर्मूला जो बहुत पहले कभी एम्स में पूछा गया था क्वेश्चन, कि ट्रांजिस्टर को जब हम ऑसिलेटर की तरह यूज़ करते हैं, ऑसिलेटर मतलब एलसी ऑसिलेटर, तो उसका फ्रीक्वेंसी बताइए। तो ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर को जब हम ऑसिलेटर मतलब एलसी ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, एलसी ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बताइए। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, 1/2π√LC। एल क्या होता था, एल होता था इंडक्टेंस, सी क्या होता था, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इसको 2 टाइम्स कर दिया, इसको 3 टाइम्स कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स हो जाएगा। तो जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर काम कर लेते हैं, एलसी ऑसिलेटर, तो उसका फ्रीक्वेंसी आता है 1/2π√LC।